हेलो फ्रेंड्स। मैं चंदन फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। और हम पढ़ चुके थे पिछले क्लास में मैनोमीटर यानी कि लेक्चर 4 में मैनोमीटर और हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। एक्चुअली हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ वर्टिकल प्लेन सरफेस, उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। एक बार देखते हैं फिर से वही कंटेनर जो कि पिछले क्लास में किया था। ये कंटेनर एक क्यूबिकल कंटेनर है जिसका साइड लेंथ है h, मीन्स हर एक लेंथ है h। बहुत बढ़िया। और इसमें कोई एक लिक्विड और फ्लूइड फिल्डअप है जिसकी डेंसिटी रो है। और अब इस पे हम फोर्सेस देखे थे। फोर्सेस निकालना किसी भी वर्टिकल प्लेन सरफेस पे बहुत इजी है। यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। सो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रेशर, उसके लिए आपको सबसे दोनों एंड के ऊपर प्रेशर देखना होता है और प्रेशर देखना बहुत आसान है। सो अगर मैं यहाँ की प्रेशर की बात करूं तो सो दिस P1 इक्वल्स टू हाउ मच? P1 इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। P1 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे P2 कितना होगा माय डियर? P2। अगर ये लेंथ कितना है, साइड h है, तो इसका लेंथ कितना है? h। सो कितना प्रेशर होगा यहाँ पे? रो जी एच। और इसी डायरेक्शन में होगा, ऑलवेज नॉर्मल और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो ऐसे P2 इक्वल्स टू मिल रहा है हमें रो जी एच। बहुत बढ़िया। तो यहाँ रो जी एच और यहाँ 0, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो एक प्रेशर डायग्राम मिलता है हमें। सो दिस इज बेसिकली प्रेशर डायग्राम। ये हमारा प्रेशर डायग्राम हो गया। अब प्रेशर हर जगह पे इस पूरे वर्टिकल सरफेस पे प्रेशर इक्वल है या अनइक्वल? अनइक्वल है। और क्या बढ़ रहा है माय डियर? यस। कैसा वेरिएशन है? लीनियर वेरिएशन है। ये सब सीख चुके थे। तो एवरेज प्रेशर कैसे निकालेंगे? P1 प्लस P2/2 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो अगर मैं एवरेज प्रेशर की बात करूं तो एवरेज प्रेशर आएगा माय डियर P1 प्लस P2/2 and you will see 0 plus rho g h equals to rho g h divided by 2 equals to rho g h by 2. So simply मैं लिख देता हूं इसको, ये आएगा rho g h by 2। आसान है ना? बहुत ही आसान। अब बताओ फोर्स कितने लगेंगे? तो फोर्स के लिए कुछ नहीं है माय डियर। फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू एवरेज प्रेशर टाइम्स एरिया। और एरिया इस सरफेस का कितना होगा माय डियर? एरिया ऑफ द सरफेस होगा, सिंस क्यूब है तो क्यूब का एक साइड का एरिया h² होगा। सो ये h² इंटू एवरेज प्रेशर, तो ये आएगा रो जी एच बाई 2 इंटू h²। और अगर मैं देखूं तो इसको लिख सकते हैं h इंटू h² इक्वल्स टू रो जी HQ/2। ऑलरेडी हम ये देख चुके थे, बस दिखाया आपको फिर से रिकैपिचुलेशन। अब फिर से सीख लिए, समझ में आया? ठीक है। इसके बाद हमने देखा था पॉइंट O के अबाउट टॉर्क देखा था। मैं उसके डेरिवेशन फिर से नहीं करूंगा। आप पिछले वाले लेक्चर्स के नोट्स जाके पलटे और उसको पढ़ें। नहीं अगर आपने नोट्स बनाए तो वीडियो को जाके फिर से रिवाइंड करके देखें। मैं आपको बोलता हूं हमेशा जब भी पढ़ने बैठो तो बिना पेन और कॉपी के नहीं बैठना चाहिए। यू शुड राइट समथिंग। जब भी जो भी चीज पढ़ रहे हो, जो समझ में आ रहा है उसको लिखते जाओ, नहीं तो आपका पढ़ना व्यर्थ है। ये आप टाइम पास के लिए नहीं पढ़ रहे हो। कुछ लोगों को लग रहा हो कि हम लॉकडाउन में हैं तो हम बस ऐसा ही देख लेते हैं वीडियो, बट आप इस टाइम को बहुत बेहतरीन रूप से यूटिलाइज करो, अच्छे से यूटिलाइज करो, ताकि आगे चल करके आपको ये समय लगे कि हाँ मैंने इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है, बहुत अच्छे से बिताया है, उसमें कुछ सीखा भी है। व्यर्थ नहीं जाने दो, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकेगा माय डियर। अंडरस्टूड ना? ठीक है, बहुत ज्यादा प्रवचन नहीं दे रहा हूं मैं, आप इधर देखो। सो मैंने टॉर्क निकाला था, टॉर्क अबाउट पॉइंट O। टॉर्क अबाउट पॉइंट O अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो पीछे जाके नोट्स को पलटो और देखो कितना आया था माय डियर। मेरे को तो याद है, ये आया था माय डियर रो जी एच टू द पावर 4/6। क्या आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गई। ये 2-3 पॉइंट्स मैं सिखाया। इसके बाद मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, कुछ अच्छी चीज बताने वाला हूं, सीखो। मान लो आपके पास कोई बॉडी है, जैसे अगर मान लो मेरे पास एक मार्कर है, तो मार्कर में कहीं ना कहीं तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा ना? सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा है, बहुत बढ़िया। सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेसिकली? सो सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पे हम उस पूरे बॉडी के मास को कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं। क्या बोला सर आपने? फिर से एक बार बताना। सुनो, center of mass is the point where we assume that the whole of mass of that body is concentrated। वो पॉइंट किसी भी वस्तु का जिस बिंदु पे हम पूरे वस्तु का द्रव्यमान एक ही जगह पे मानते हैं। ठीक है, अब इतना शुद्ध हिंदी नहीं आता मेरे को, बस समझो। तो किसी भी, जैसे अब ये बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास है, अब सेंटर ऑफ मास पे हम सारा का सारा मास इसका कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं, और वैसे ट्रीट करने से फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आप रियल में देखो, क्या सारा का सारा मास उसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर जगह मास है ना, मास इज एवरीवेयर, बट हम ये मान सकते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। इन द सिमिलर वे यू कैन सी, यहां पे प्रेशर हर जगह है कि किसी एक पॉइंट पे है? इस सरफेस पे हर जगह, पूरे सरफेस पे प्रेशर है।
और डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह अलग अलग प्रेशर है माय डियर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रहे होंगे, हर एक पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड काइंड ऑफ फोर्स है ये। बट हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो कि हम ये एज्यूम कर पाए कि सारा का सारा फोर्स एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, सारा का सारा प्रेशर एक ही पॉइंट पे लग रहा है। तो उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। जैसे आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, समझ में आया? हालांकि सारे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं ऐसा एक पॉइंट कैलकुलेट करना, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना जहां हम अगर ये मान ले कि सारा प्रेशर वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है और सारा फोर्स वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि प्रेशर तो एरिया वाइज होगा ना। हम ये मान ले कि सारा का सारा फोर्स वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हमें फिजिक्स सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या बात समझ में आए? तो हम चाहते हैं एक ऐसे पॉइंट को फाइंड करना जहां पे सारा का सारा फोर्स कॉन्सेंट्रेटेड हो। अच्छा, सो हम मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है। जनरली हम कुछ मान लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट, यहां पे सारा फोर्स कॉन्सेंट्रेटेड है, टोटल फोर्स यहाँ पे। इस पॉइंट को आप बोलोगे सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर, इस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ। अब हम मान लेते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, यहां से सरफेस, कौन सा सरफेस बोल रहा हूं मैं? ये वाटर का जो सरफेस है और जो फ्लूइड का सरफेस है, वहां से एक्स डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस पे माइडी? एक्स डिस्टेंस मान लिया। और ये एक्स हमें फाइंड करना है कि ये एक्स का वैल्यू क्या होगा। पहले बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड। अब मेरे बताओ, ये जो फोर्स होगा, ये टोटल फोर्स है। टोटल फोर्स आया कितना था? सो टोटल फोर्स हमारे पास आया था माय डियर रो जी एच क्यू बाई 2। सो एफ तो हमें पता है, एफ कितना माय डियर? मैं लिख दूं यहाँ पे, एफ जो आया हमारे पास, यहां लिख रहा हूं, एफ इज इक्वल्स टू रो जी एच क्यू बाई 2। ये सारा फोर्स हम कॉन्सेंट्रेटेड मान रहे हैं। दूसरी बात ये कि इसके कारण जो टॉर्क आया था, ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस के कारण टॉर्क कितना आया था, तो इसके कारण भी टॉर्क पॉइंट ओके अबाउट इतना ही आना चाहिए। तभी तो आप बोलोगे कि हाँ यही एक वो पॉइंट है। कोई भी कैलकुलेशन में, किसी भी तरह के कैलकुलेशन करूं अगर इसको लेकर के, तब वही रिजल्ट आएगा जो इन सबको लेकर के करूं। तो टॉर्क भी तो इक्वल होना चाहिए, फोर्स तो इक्वल हो गया, तो टॉर्क को इक्वेट करो। तो टॉर्क इक्वेट करने के लिए सबसे सिंपल सा लॉजिक है कि भैया इसके कारण जो टॉर्क आएगा ओके अबाउट, इस फोर्स के कारण जो टॉर्क आएगा ओके अबाउट इस टॉर्क के बराबर होना चाहिए। समझ में आया? सो आई कैन राइट, सो टॉर्क ड्यू टू एफ विच इज concentrated at the center of pressure should equals to torque, initial torque, which we have calculated already. So you should write, इसके कारण टॉर्क कितना आएगा भैया? सो एफ इनटू ये डिस्टेंस कितना आप बताओ? ये डिस्टेंस है कितना? ये डिस्टेंस है माय डियर, ये पूरा h है, ये x चला गया तो ये कितना है? h माइनस एक्स, h माइनस एक्स। तो टॉर्क कितना आएगा? फोर्स इंटू एच माइनस एक्स इक्वल्स टू दिस मच, क्योंकि टॉर्क भी इक्वल होना चाहिए। दैट इज हाउ मच? रो जी एच टू द पावर 4/6। क्या बात समझ में आया? बोलो जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गया। आगे देखते हैं, आइए। अब हमें फोर्स तो पता है, हाउ मच इज द फोर्स? फोर्स लिख दो। फोर्स है हमारे पास भैया रो जी एच क्यू बाई 2 इंटू एच माइनस एक्स, दैट इक्वल्स टू रो जी h टू द पावर 4/6। अब देखिए भैया, रो बंद, रोना बंद, जी गए, h क्यूब एंड ये एक h बच जाएगा, ये 2 और ये बचा 3। तो बेसिकली हमारे पास देखो आया, g भी गया है ना, ये g गया है, ठीक है। सो हमारे पास आया h माइनस एक्स इक्वल्स टू h/3। क्या हम यहां से x निकाल सकते हैं? वेरी गुड, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो x हमारे पास आएगा, x है, x को इधर ले जाओ, इस इधर, तो ये आएगा h माइनस h/3 दैट इक्वल्स टू 2h/3। यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरी? 2h/3 वी हैव कैलकुलेटेड। ये डिस्टेंस आया 2h/3। किसका डिस्टेंस है ये? सेंटर ऑफ प्रेशर का। कहां से? वाटर सरफेस। कितना? 2h/3। क्या ये हमेशा इतना ही होगा? जी नहीं, यू हैव टू कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? और कुछ बताओ, और कुछ सिखाओ मेरे को जल्दी जल्दी, ताकि मैं बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकूं। तो आप देखो, अगर इस वर्टिकल सरफेस में एक अच्छा सा ट्रिक बता रहा हूं, हालांकि ये बाद में ऑब्जर्व आप भी कर सकते थे। अगर आप देखो कि ये वर्टिकल सरफेस पे जो सेंटर ऑफ प्रेशर आया है और जो प्रेशर डायग्राम आया, वो किस शेप का है? ट्रायंगुलर शेप का। किस शेप का है? ट्रायंगुलर शेप का, जिसका ये हाइट कितना है? h। तो वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ
मास किसी भी ट्रायंगुलर प्लेट के लिए कितने डिस्टेंस पे होता है वर्टेक्स से? 2h/3। तो देखो ये भी डिस्टेंस आया 2h/3। सर क्या बोला समझ में नहीं आया, आओ समझा देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लो हमारे पास ऐसे कोई प्लेट होता, अब ये जिन्होंने पढ़ा है सेंटर ऑफ मास उनको समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो याद कर लो, इट्स सिंपल। अगर मान लो ऐसा हमारा प्रेशर डायग्राम आता और ये ऐसा कोई ट्रायंगुलर प्लेट है, क्योंकि जनरली हमारे पास जो प्रेशर डायग्राम आएगा या तो ट्रायंगुलर आएगा, या तो रेक्टेंगुलर आएगा, या तो ट्राइपोजाइडल आएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास ट्रायंगुलर है, तो इसका जो वर्टिकल एक्सिस वाला सेंटर ऑफ मास का पॉइंट आएगा वो हमेशा यहां से कितना डिस्टेंस पे आता है? मान लो ये डिस्टेंस है, कंप्लीट डिस्टेंस इज h, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आता है यहां से आता है ये 2h/3 पे, यहां पे ट्रायंगल के केस में। तो अगर ये डिस्टेंस 2h/3 है तो ये कितना है? h/3। अंडरस्टूड और नॉट? सो इस तरह से आप सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल सकते हो। क्या जी बात समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बात समझ में अगर आ गया हो तो इसको अच्छे से लिखे और फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम इंक्लाइंड सरफेस और कर्व्ड सरफेस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, लिखो आप प्लीज। बहुत बढ़िया, आइए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक हम देख चुके हैं। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ प्रेशर माय डियर? सेंटर ऑफ प्रेशर इज द पॉइंट where we can assume all the hydrostatic forces are concentrated. सेंटर ऑफ प्रेशर लिख लो इस बात को अगर लिखना चाहते हो तो। सेंटर ऑफ प्रेशर इज द पॉइंट where we can assume that all the hydrostatic forces are concentrated. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, अच्छा लगा सर, बहुत मजा आया। चलो अब एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम और धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। चलिए लेट्स सपोज हमारे पास वही क्यूब है और ये वाला जो वर्टिकल प्लेन है ये हिंज्ड है, यहां से मतलब इट कैन रोटेट, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। और ये क्यूब है माय डियर, क्यूब ऑफ साइड कितने साइड का? h का, आपको तो याद हो गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या फ्लूइड है? कौन सा फ्लूइड है भैया? कोई सा फ्लूइड हो जिसकी डेंसिटी कितनी लेता हूं मैं? रो ले लो भाई साहब, इसकी डेंसिटी है रो, इसकी डेंसिटी कितनी है? रो है। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अब इसके केस में हम फोर्स निकाल सकते हैं, कितना डिस्टेंस पे आएगा वो सब निकाल सकते हैं। अब मान लो आपको सवाल आया, क्या क्वेश्चन आया भैया? अब देखो अगर इस पे फोर्स लग रहा है ना, अभी तो देखा है हमने, तो इस पे फोर्स लग रहा है, किधर की तरफ लग रहा होगा? लेफ्ट साइड की राइट साइड? मतलब ये जो वॉल है किस साइड गिरने की टेंडेंसी होगी? राइट साइड गिरेगा कि लेफ्ट साइड गिरेगा? ऑब्वियसली राइट साइड गिरेगा, क्योंकि राइट साइड के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा ये वाटर अगर मान लो तो। बहुत बढ़िया। तो आपको इसको रोक के रखना है, इसको बोलते हैं गेट प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम? गेट। बेसिकली ये गेट होता है। बेसिकली डैम देखा आपने कभी? डैम्स में ना बड़े से एक वॉल होता है, उसमें एक छोटा सा गेट खोल देते हैं ताकि जब वाटर लेवल बहुत बढ़ जाए तो वो गेट अपने आप खुले प्रेशर डिफरेंस के कारण, और जितना रिक्वायरमेंट है उतना वाटर बाहर निकल जाए और फिर गेट क्लोज हो जाए। इस तरह का सिस्टम होता है। ठीक है, तो मान लो इस तरह का गेट है, इट कैन ओपन और क्लोज। अब इसको हमें रोक के रखना है, अदरवाइज ये तो फ्लो कर जाएगा ना, सारा पानी बह जाएगा आपका कंटेनर से। तो इसको रोक के रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा माय डियर। सो मान लो हमको फोर्स लगाना है, मान लीजिए हम फोर्स लगाना चाहते हैं। हम क्वेश्चन ये है कि यहां से h/2 डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगाऊं, व्हाट शुड बी द फोर्स कि ये गेट क्लोज रहे, मतलब गेट इंटैक्ट रहे। ऐसे समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द फोर्स, कहां से? h/2 से। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्स ताकि ये गेट बंद रहे, ओपन ना हो जाए। तो कैसे करेंगे इसको? बहुत आसान है भैया। आप पहले बताओ इस पे फोर्स कितना लगता है? अभी तो किया हमने। इस पे फोर्स लगाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, प्रेशर डायग्राम बनाओ। प्रेशर डायग्राम बनाना आता है आपको? बहुत बढ़िया। यहाँ P1 कितना आएगा? 0। P2 कितना आएगा? P2 आएगा भैया रो जी एच। तो क्या आप एवरेज निकाल सकते हो? जी हाँ। क्या इंटू एरिया कर दोगे? जी हाँ। तो क्या फोर्स मिल जाएगा? हाँ जी। तो फोर्स कितना आता है? मैं बार बार वही चीज नहीं लिख रहा हूँ, तो ये आता है रो जी HQ/2। बहुत बढ़िया, बहुत बात समझ में आ गई। ये लगता कहाँ पे है? तो इसके लिए साहब आपको इसका सेंटर ऑफ मास देखना पड़ेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा भैया? तो ऊपर से 2h/3 पे, ऊपर से कितना? 2h/3, मतलब यहाँ पे होगा साहब, यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है। और नीचे से कितना होगा? यहां से है ये 2h/3 पे, तो नीचे से कितना है माय डियर? ये है h/3 पे। अगर नीचे से ये h/3 पे है, अंडरस्टूड ना? तो इसके कारण जो टॉर्क होगा वो पॉइंट के अबाउट
और इसके कारण जो टॉर्क होगा क्या इक्वल होना चाहिए? जी हाँ, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वेट द टॉर्क ड्यू टू एफ एंड एफ डैश, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ डैश। इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम। समझ में आया? आओ देखो कर देते हैं। सो आई शुड राइट इक्वेटिंग द टॉर्क, सो टॉर्क ड्यू टू एफ कितना आएगा माय डियर? एफ इंटू एच बाई 3 इक्वल्स टू, इसके कारण टॉर्क कितना आएगा? एफ डैश इंटू 2h, सॉरी एफ डैश इंटू एच बाई 2, तो एच गए, सो इसलिए एफ डैश आएगा माय डियर 2/3f, एंड हाउ मच इज एफ? दिस मच, सो 2/3 इंटू रो जी एच क्यू बाई 2, सो 2 गए, सो हमारे पास आया रो जी एच क्यू बाई 3। इतना होगा फोर्स, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। इधर से कितना फोर्स लग रहा है? रो जी एच क्यू बाई 2, उधर से कितना लग रहा है? रो जी एच क्यू बाई 3। ये तो इनबैलेंस नहीं दिख रहा आपको? इधर कुछ फोर्स है, इधर कुछ फोर्स है, विच वन इज लार्जर? एफ और एफ डैश। एफ ये डिवाइडेड बाई 2 है, ये डिवाइडेड बाई 3 है, देखो। तो अगर 3 से डिवाइडेड है तो छोटा हो जाएगा, 2 से डिवाइडेड ये बड़ा है, तो ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है। इधर से लगने वाला फोर्स लेफ्ट साइड से जो लग रहा है और जो राइट साइड से लग रहा है, दोनों में डिफरेंस है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ है? तो इक्विलिब्रियम के लिए और कोई फोर्स लगा रहा होगा, मतलब कौन लगा रहा होगा? विच वन इज एक्टिंग? हम तो बस एक फोर्स तो वाटर लगा रहा है, एक हमने लगाया, एक और फोर्स कहां से आ रहा है डियर? तभी तो बैलेंस रहेगा, अदरवाइज ये इनबैलेंस केस है, ये तो बह निकलेगा। कहां से आ रहा है? हिंज रिएक्शन दे रहा है, हिंज रिएक्शन दे रहा है, क्योंकि जो हिंज है, जो ज्वाइंट है, वो भी तो रिएक्शन देगा ना, नॉर्मल रिएक्शन, जो भी रिएक्शन देना हो। तो हिंज पे एक रिएक्शन आ रहा होगा और वो उधर से आएगा जिधर फोर्सेस कम होंगे। अब देखो ये ज्यादा है, ये कम है, तो इधर से एक और फोर्स आएगा, हिंज वाला रिएक्शन। इसको आप बोल सकते हो रिएक्शन फोर्स, हिंज रिएक्शन, एफ आर लिख देता हूं। और ये कितना होगा? ये होगा एफ माइनस एफ डैश। एफ बी पता है, एफ डैश भी पता है, क्या निकाल पाओगे? सो 1/2 माइनस 1/3, यह था 1/6, तो बेसिकली ये आ जाएगा रो जी एच क्यू बाई 6। देखो मैंने एक प्रॉब्लम लेकर के आपको सब कुछ सिखाया है, एवरीथिंग। आपको फोर्स निकालना सिखाया, आपको टॉर्क निकालना सिखाया, आपको सेंटर ऑफ प्रेशर सिखाया, आपको एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा वो सिखाया, हिंज रिएक्शन कितना आएगा वो सब सिखाया। सो ये एक क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट को समझाया। क्या बोलो, बात समझ में आई? अब मैं कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम आज भी दूंगा, आपको करने हैं, ठीक है? एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 to 4 प्रॉब्लम, ताकि आपका फिजिक्स में कॉन्सेप्ट थोड़ा तगड़ा हो और आप फिजिक्स को अच्छे से फील कर पाओ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो ये सब देखा हमने वर्टिकल सर्फेसेस के लिए। आप वीडियो को पॉज कर लो और इसको लिखो, फिर हम पढ़ते हैं इंक्लाइंड सर्फेस, ठीक है? वेरी गुड। आइए अब देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। हेडिंग डाल दो, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन भी नहीं आते और बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। सिलेबस में भी नहीं है हमारे इतना ज्यादा डिटेल में। तो जो सिलेबस में है, जो हमें लगता है कि कभी कुछ आ जाए क्वेश्चंस तो आपसे छूट ना जाए, तो वो मैं सब कुछ बताऊंगा। कर्व सरफेस भी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि वो इजी है। एक बार आप सीख जाओगे तो बहुत आसान हो जाता है। तो खुदा ना खास्ता कभी क्वेश्चन आ जाए तो भले कुछ लोग नहीं कर पाए, लेकिन जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे या जो मेरे से पढ़ रहे होंगे वो जरूर कर लेंगे, ठीक है? आइए अब मान लो इसके लिए क्या करते हैं, इस तरह का कुछ कंटेनर लेते हैं। एक आसान सा सवाल के तौर पे मान लो कि ऐसे कोई कंटेनर का सरफेस है, ऐसे इंक्लाइंड सरफेस है। इधर का हमें पता नहीं है, इतना जानने की जरूरत नहीं है, जो सिखा रहा हूं सीखो, आसान है। और मान लो इसमें कोई फ्लूइड फिल्डअप है, पूरा ऐसे। अब इस सरफेस पे फोर्स चाहिए, कुछ नहीं है, सब आसान है। मान लीजिए आपको ये कुछ गिवन है, कुछ वैल्यूज। लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, मान लीजिए इसका लेंथ गिवन है एल, और इसका जो अंदर की तरफ, क्योंकि ये सरफेस ऐसे होगा ना, द सरफेस विल बी लाइक दिस। तो अगर ये सरफेस ऐसे है माय डियर, समझ में आ रहा है, तो इसका कुछ अंदर की तरफ विड्थ भी होगा। सो मान लेते हैं अंदर की तरफ इसका जो विड्थ है
ऐसे करके दिखा रहा हूं, अंदर की तरफ विड्थ है बी, कितना है बी, तो इसका एरिया कितना है बेसिकली बताओ इस सरफेस का, क्या एल इंटू बी। अब मेरे को बताओ इस पे फोर्सेस कितने लगेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन, कितने फोर्स लगेंगे, तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, प्रेशर, और प्रेशर देखना आता है, प्रेशर निकालो, एवरेज प्रेशर निकालो इंटू एरिया, खत्म, बहुत ही सिंपल है। तो अगर मैं प्रेशर देखो, आप खुद बताओ यहाँ पे प्रेशर कितना है हमारी, P1 अगर बोलूं, क्या P1 इक्वल टू 0, जी हाँ, यहाँ तो होगा सब कुछ, तो प्रेशर होगा, अच्छा प्रेशर तो होगा, लेकिन इस सरफेस पे प्रेशर का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, यानी इधर प्रेशर का डायरेक्शन ऐसे होगा, ये नॉर्मल होगा। तुम्हें थोड़े समझ में आया, बोलो जी, समझ में आया, जी हाँ। और प्रेशर डायग्राम कैसा दिखेगा, देख इसको यहां से मिलाओ, दिस इज द प्रेशर डायग्राम, यानी इस पे प्रेशर ऐसे लग रहे हैं, देखो साहब, सब समझ में आ रहा है। अब बताओ ये वाला प्रेशर कितना होगा, जिसको अब बोलते हो P2, बेसिकली P2 कितना होगा बताओ। उसके लिए हमें तो ये डेप्थ देखना पड़ेगा ना, कितना है, रो जी एच होता है ना, तो ये एच है कितना, ये एच है कितना, अच्छा ये लेंथ कितना है एल, ये एंगल थीटा, तो ये कितना होगा, सो क्या एच इक्वल्स टू एल साइन थीटा होगा, जी हाँ, सो एल साइन थीटा, सो P2 कितना होता है, P2 होता है रो जी एच, सो हाउ मच इज एच, एल साइन थीटा, तो P2 कितना है मेरे, ये आ गया रो जी एल साइन थीटा, नहीं आया, अरे आया तुम्हें, जी हाँ, सो ये आया रो जी एल साइन थीटा। P1 पता है, P2 पता है, क्या एवरेज निकाला जा सकता है, क्या फोर्स भी निकाला जा सकता है, सिंपल, बहुत ही आसान है माय डियर, क्या बोलो, बात समझ में आया, जी हाँ आ गया। सो अब देखो कैसे निकालते हैं, सो एवरेज प्रेशर निकालेंगे, एवरेज प्रेशर इक्वल्स टू P1 प्लस P2 बाई 2, हाउ मच इज द P1 एंड P2 वैल्यूज, P1 is 0 and P2 is this much, तो ये आएगा भैया रो जी एल साइन थीटा बाई 2। फोर्स निकालो, फोर्स आ जाएगा एवरेज प्रेशर इंटू एरिया, और एरिया अभी बताया था, एरिया कितना होगा L इंटू बी, सो ये आएगा हमारी रो जी एल साइन थीटा बाई 2 इंटू एल इंटू बी। सो बेसिकली आप लिख सकते हो इसको रो जी एल स्क्वायर साइन थीटा और एल स्क्वायर बी, बी भी लिख दो, इंटू साइन थीटा बाई 2, बहुत ही आसान है माय डियर, कुछ है नहीं, फोर्स का डायरेक्शन भी लिख सकते हो, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट, क्या जी बोलिए, समझ में आया नहीं आया, आया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गई। अब थोड़ा कुछ चीज ऑब्जर्व करवाता हूं आपको, करवाओ, चलो अब देखते हैं इस चीज को, कुछ और ऑब्जर्वेशन देखते हैं, आपको धीरे धीरे मजा आएगा। देखिए तो हमारे पास ये फोर्स आ गया, मैं इस फोर्स को, आप इसको लिख लो अच्छे से, उसके बाद मैं बता रहा हूं, ये हम फोर्स को रखेंगे और फिर काम करेंगे। देखो जी एल स्क्वायर बी साइन थीटा, ये तो हमारा बी साइन थीटा बाई 2, ये तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब इसके देखेंगे तो दो कंपोनेंट आएंगे माय डियर, ऑब्वियसली बात है। अब दो कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक वर्टिकल वाला। अब हॉरिजॉन्टल वाला कितना आएगा खुद ही देखो, और वर्टिकल वाला कितना आएगा देखो, इसके साथ थीटा लगो तो ये कितना आएगा माय डियर, ये आएगा एफ इंटू कॉस थीटा, और ये कितना आएगा माय डियर, ये आएगा एफ इंटू साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे इसको हॉरिजॉन्टल वाले के साथ साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, वर्टिकल वाले के साथ कॉस थीटा, तो हॉरिजॉन्टल वाले के साथ साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा देखो रो जी एल स्क्वायर बी साइन थीटा, तो पहले से था ही, एक और साइन थीटा आएगा तो आई थिंक ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड वर्टिकल कितना आएगा माय डियर, वर्टिकल देखेंगे तो इंटू कॉस थीटा करोगे तो इसमें रो जी एल स्क्वायर बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्या बोलो, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गई सब। अब थोड़ा देखते हैं इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है। एक चीज समझने वाली बात है, मैं इस फिगर को रीड्रॉ करूंगा, थोड़ा मिटाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे हौच पौच हो गया, बहुत कुछ बना दिया ना हमने। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ये समझ में आया था ये फोर्स थीटा पे क्यों हुआ था ये फोर्स, क्योंकि देखो अगर यहां से आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे, ये तो 90 है ना, देखते जाना कुछ छूट ना जाए, तो ये एंगल कितना है हमारे 90, और जैसे ये 90 है, ये एंगल कितना है थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा, तो ये थीटा, ये कितना थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। आगे देख, तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, वर्टिकल कंपोनेंट पता है। अब खुद सोचो ये जो सरफेस है, मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूं, देखो आप थोड़ा समझ जाओगे। इसको मिटा रहा हूं, हाँ ठीक है। आइए क्योंकि ये वाला चीज समझ जाएंगे तो कर्व सरफेस को समझना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना, देख ऐसे था हमारे पास सरफेस भैया। अब देख, मान के चलो कि इधर वाटर है, मैं बेकार में
अपने डायग्राम को बहुत गंदा नहीं करूंगा, मान लो इधर है, ठीक है। अब आप खुद ही सोचो इसमें एक्चुअली जो फोर्स आ रहा है, वेयर इज द रेडिएंट, यस ऐसे आ रहा है ना, नेट फोर्स किसी पॉइंट पे तो आ रहा होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा होता है, ट्रायंगुलर मिल रहा था प्रेशर डायग्राम, तो उसके सेंटर पे मिलेगा, अंडरस्टूड। तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। इधर देखो, अब इसके दो कंपोनेंट थे, एक तो था हॉरिजॉन्टल वाला और एक क्या था, वर्टिकल वाला। अब खुद ही सोचो, ये हॉरिजॉन्टल वाला जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल प्रेशर के कारण होगा, और वर्टिकल वाला वर्टिकल प्रेशर के कारण होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब हॉरिजॉन्टल प्रेशर कैसे लग रहा होगा इस पे साहब? तो अगर हॉरिजॉन्टल प्रेशर निकालना है तो ऐसा करते हैं, ये जो एरिया है, इट्स एरिया ना, कितना एरिया है इसका, लेंथ कितना है, एल, लेंथ कितना माय डियर, एल, और विड्थ कितना अंदर की तरफ, बी, तो एरिया कितना है, इसका एरिया है, इस सरफेस का एरिया, ये पूरा सरफेस है, हाँ, इसका एरिया है माय डियर एल इंटू बी। अच्छा, इस एरिया का अगर मैं वर्टिकल प्रोजेक्शन लूं, कैसा प्रोजेक्शन ले रहा हूं, वर्टिकल प्रोजेक्शन, तो ये ऐसे दिखेगा, ये एक लाइन नहीं बना रहा हूं, ये भी एक वर्टिकल प्रोजेक्शन है, एरिया है, समझ में आ रहा है? मान लो ऐसे एरिया होता, आपको थोड़ा फिगर से फील कराओ, ऐसे होता मान लो, ये ऐसे एरिया होता मान लो, ऐसे, तो इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन आप लेते तो ये ऐसे आता, देखो तो एक ये एरिया आता, दिख रहा है आपको, ये वर्टिकल प्रोजेक्शन, ये एरिया है, थोड़ा फील हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये एक एरिया है। अब ये एंगल कितना गिवन था हमारे, थीटा, ये एरिया मान लो ए होता तो ये कितना इसका प्रोजेक्शन होता, ए साइन थीटा, मीन्स इसका एरिया कितना आएगा, ए डैश बोलो तो ये आएगा एल बी साइन थीटा। नहीं आया? अरे आया कि नहीं? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, तभी आप समझ पाओगे। अब देखो, जब भी फोर्स ऐसे प्रेशर लगेगा तो इसी सरफेस पे लगने वाला होगा। अब बताओ, इस तरह के वर्टिकल सरफेसेस पे क्या हमें फोर्सेस निकालना पता है? पता है। इसका एरिया कितना है, एल बी साइन थीटा, एल बी साइन थीटा, क्योंकि बी बढ़ती रहेगा, लेंथ सिर्फ एल साइन थीटा हो गया, मतलब ये लेंथ कितना है, अरे लेंथ देखोगे आप, ये आएगा एल साइन थीटा। बहुत मजेदार है, अभी रिजल्ट को आने दो, आपको मजा आएगा। ठीक है, देखिए, सो इस वर्टिकल सरफेस पे कितना है होगा फोर्स, ये तो निकालना आसान है, क्योंकि वर्टिकल सरफेस पे होता है माय डियर, यहां प्रेशर जीरो, यहां कितना होता, रो जी एल साइन थीटा, तो प्रेशर, एवरेज प्रेशर कितना आया, रो जी एल साइन थीटा बाई 2 इंटू एरिया। तो देखोगे तो यहां से खुद ही आप इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा हॉरिजॉन्टल ही होगा ना, सो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आएगा, देखो रो जी एल साइन थीटा बाई 2 इंटू एरिया, एरिया कितना है मेरे, एल बी साइन थीटा, देखिए मेरे कितना है, सो रो जी एल इंटू एल, एल स्क्वायर, बी बच गया इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या बात समझ में आया? ओ हो, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है, हम इतना करेंगे ही नहीं। कैसे निकाला जा सकता है? आप जो भी इंक्लाइंड सरफेस हो उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन बनाओ, जो भी इंक्लाइंड सरफेस हो उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन बनाओ, जो भी इंक्लाइंड सरफेस हो उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन बनाइए और उस पर फोर्स निकालिए, क्योंकि आपको प्लेन सरफेस, प्लेन वर्टिकल सरफेस पे तो फोर्स निकालना आता है ना। बोलो जी, थोड़ा फिजिक्स है यहाँ पे, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात हुई। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट की कैसे बात, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करना, वर्टिकल, इस सरफेस पे वर्टिकल फोर्स कैसे लगेगा, यहां तक लिख लीजिए, इसके बाद आगे कुछ कुछ पॉइंट्स लिखवा दूंगा, उसको याद रखना, ध्यान में रखना, ठीक है। आइए समझते हैं इस बात को। वर्टिकल के लिए हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, देखते हैं उसको कैसे निकालते हैं, इसको मिटा रहा हूं, हाँ ठीक है। आइए, अब देखो, ये पूरा सरफेस है, अब इस पे वर्टिकल फोर्स भी लग रहा है। वर्टिकल फोर्स कौन दे रहा होगा माय डियर? अगर आप देखोगे तो ये एक वॉल्यूम मिलेगा जहां पे कुछ वाटर है, ये पूरा वॉल्यूम है ऐसे, ठीक है ना आपको। अब इस वाटर का तो वेट होगा ना, आई थिंक वो वेट ही, अगर मैं वेट का मतलब मास इनटू जी, एम जी, वेरी गुड। तो अगर मैं एम जी इसका कैलकुलेट कर लूं, इस वेट, इस वाटर का, हो सकता है वो वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर हो,
क्या जी? लेट मी थिंक, एक बार करके देखते हैं. सो कैलकुलेट द वेट ऑफ दिस लिक्विड कंटेन्ड इन दिस ट्रायंगुलर प्रिज्म. प्रिज्म बनेगा ये. तो अगर मैं देखो इसको कैलकुलेट करूं वेट, तो वेट होता है भैया, पहले वॉल्यूम तो निकालो. इसका वॉल्यूम कितना होगा? अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो देखो इसका एरिया अगर आपको पता हो, एरिया इंटू विड्थ. विड्थ अंदर कितना है? बी. एरिया कैसे निकालो सब? एरिया के लिए ये लेंथ चाहिए. ये लेंथ कितना है? ये तो एल साइन थीटा, क्योंकि ये जो ये लेंथ है वही ये लेंथ. ये कितना होगा? जितना ये इतना ये कितना होगा? ये एल है ना, ये एल है, ये थीटा, तो ये होगा एल कॉस थीटा. मतलब ये वाला लेंथ हो गया एल कॉस थीटा. तो ये इसका एरिया कितना होगा? ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आएगा हाफ इंटू एल साइन थीटा इंटू एल कॉस थीटा. सही से लिखता हूं मैं थोड़ा यहाँ पे. हमारे पास वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आएगा माय डियर हाफ इंटू एल साइन थीटा इंटू एल कॉस थीटा इंटू विड्थ कितना होगा अंदर? बी. क्या ये वॉल्यूम है? इंटू डेंसिटी करेंगे तो क्या मास मिलेगा, इंटू जी करेंगे तो क्या वेट मिलेगा. तो वेट ऑफ द लिक्विड, ये इसका लिखा रहा हूं, वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड, ये आएगा माय डियर वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, क्योंकि वॉल्यूम इंटू रो मास इंटू जी. वॉल्यूम कितना है? दिस मच. मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा वी. वी आया, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए. देखिए ये कितना है भैया? ये है एल इंटू एल, एल स्क्वायर बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू रो जी. यही तो करना है. देखो तो क्या ये आ रहा है? रो जी एल स्क्वायर बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2. ओहो हो, ये तो बड़ा यूनिक सा रिजल्ट आ गया सर. क्या रिजल्ट आया? क्या ये और ये मैच कर रहा है? देखो रो जी एल स्क्वायर बी साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2. ये देखिए रो जी एल स्क्वायर बी साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2. ओके, सो वर्टिकल कंपोनेंट किसके कारण आ रहा है? इसके ऊपर जो फ्लूइड है उसके वजन, उसके वेट के कारण आ रहा है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालें? कुछ नहीं सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो आप इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन लीजिए और उस पर फोर्स निकाल दीजिए. वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? वेट. दिस इज द मेन थिंग. और इसी को यूज करेंगे हम कर्व्ड सरफेस के लिए. फिर किसी तरह के सरफेसेस के लिए कर देंगे माय डियर. पहले बोलो कुछ चमका कि नहीं चमका? समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लिख लो इसको अच्छे से, इसको अच्छे से लिखिए पॉज करके वीडियो को. और अब कुछ 2 पॉइंट्स लिखना, ठीक है? पॉज करके लिखो. ठीक है, आइए पॉइंट्स लिखते हैं. पॉइंट्स पहला लिखो नोट. नोट करके लिखते हैं नंबर 1. देखिए फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड द फोर्स on vertical projected area. For horizontal component, find the force on vertical projected area. ये नोट 1 था. नोट 2 लिखो. For vertical component, find the weight of the liquid. Find the weight of the liquid over the inclined surface. और कैसा भी सरफेस होगा वही काम करने वाले हर बार. फॉर वर्टिकल सरफेस फाइंड द वेट ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड ओवर द इंक्लाइंड सरफेस. क्या बोल लू जी? बात समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत खूब. अब इस पर बहुत सारे सवाल आपको दूंगा असाइनमेंट में करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. हेडिंग डालो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन कर्व्ड सरफेसेस. सो दिस इज रियली अ गुड प्रॉब्लम और गुड टॉपिक. बहुत अच्छा टॉपिक है. मैक्सिमम जगह इसको स्किप कर दिया जाता है ऐसे कि पढ़ना ही नहीं है, बट थोड़ा तो जानना है. हेडिंग डालते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन कर्व्ड सरफेस. कुछ नहीं है माय डियर, बहुत ही आसान है. अब करना वही है. आपको कोई कर्व सरफेस गिवन होगा, आपको उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स निकालना होता. करना क्या होता है? सीधा समझ गए हो. अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं, उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन लीजिए, काम करिए, खत्म. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना होगा तो वेट निकालिए, वेट ऑफ द लिक्विड. जैसे क्वेश्चन के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू ही सिखाता हूं. बहुत ही आसान है. मान लीजिए हमारे पास, बहुत ही आसान, वेरी सिंपल. मान लो हमारे पास कुछ ऐसा सरफेस है. देखो
ये देखिए, ये वेरी गुड, बहुत अच्छा सा बनाया मैंने सर्कल। अच्छा लग रहा है ना? जी हाँ। अच्छा क्यों नहीं लगेगा साहब, अच्छा ही लगेगा, अच्छा बनाया मैंने, बहुत बढ़िया। बस आपके लिए बनाया मैं डियर, समझ में आया? अब मान लो ये सरफेस है, अब इधर पूरा ऐसे, रुक जाओ, सही लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। और ये रहा हमारा, बहुत बढ़िया, क्या सुंदर डायग्राम बनाया माय डियर मैंने। इसको थोड़ा बिगाड़ते हैं। अब मान लो ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और सरफेस हो गया हमारा ए बी। कैसा सरफेस दिख रहा है? ऐसे सिलेंड्रिकल, सिलेंडर का एक पार्ट दिख रहा है ना? हाँ। अब मान लो इसका विड्थ, अंदर की तरफ विड्थ मैं दे देता हूं, विड्थ इज 1 मीटर इनसाइड। विड्थ कितना है? 1 मीटर है, बहुत बढ़िया। अब इसमें कोई फ्लूइड ऐसे है, फ्लूइड, चलो ये फ्लूइड है, बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन से आप सीख जाएंगे। डेंसिटी कितनी है इसकी? रो, बहुत बढ़िया। और मान लेते हैं इसकी रेडियस गिवन है, कितना ले लूं? मान लो रेडियस भी 1 मीटर ले लेते हैं, क्या ज्यादा टिपिकल प्रॉब्लम नहीं करते। रेडियस इक्वल्स टू 1 मीटर, बहुत ही आसान। ये इसका सेंटर ओ, और सरफेस कौन सा है? ए बी। द क्वेश्चन इज फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए बी, फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए बी। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड एफ नेट कॉमा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑन सरफेस ए बी। ए बी सरफेस, कैसा सरफेस है ये? कर्व्ड है कि प्लेन है? कर्व्ड है। अब इसी को करना है, कैसे करेंगे साहब? कुछ नहीं, आपको पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालो, वर्टिकल कंपोनेंट, फिर नेट निकालो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे साहब? हॉरिजॉन्टल के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, इसका प्रोजेक्शन लेना होता है, इसका। अगर इसका प्रोजेक्शन लोगे तो ये वाला प्रोजेक्शन ये आएगा, आएगा ना? ये प्रोजेक्टिंग एरिया आएगा, यानी वर्टिकल सरफेस मिल गया। वर्टिकल सरफेस का लेंथ कितना है? 1, और विड्थ कितना है? 1, तो एरिया कितना है? 1। अंडरस्टूड और नॉट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। ये रेडियस यहाँ लिख देता हूँ, ये रेडियस है, रेडियस इज 1 मीटर। अब इसके ऊपर क्या फोर्स नहीं निकाल सकते आप? निकाल सकते साहब। कितना आएगा हॉरिजॉन्टल? तो इस पे आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कैसे आएगा भैया? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए आपको देखना होता है यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर कितना? 0, यहाँ का प्रेशर रो G1, वेरी गुड, रो G1। तो एवरेज कितना है? रो G1 by 2, तो ये आया रो G इंटू 1 by 2 इंटू एरिया कितना है इसका? 1 इंटू 1, 1। तो कितना आया हमारी? ये आया रो G by 2। नहीं आया? फिर बोलो, वेरी गुड। वर्टिकल देखते हैं, वर्टिकल। वर्टिकल के लिए क्या करना था? वेट देखना होता है, इस लिक्विड का वेट कैसे निकाले सर? तो पहले इसका वॉल्यूम तो निकालो। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम, हाँ मैं कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं? आई थिंक आपको दिखे नहीं दिखे, चलो यहाँ लिखता हूँ। वॉल्यूम लिखता है इसका। वॉल्यूम कितना आएगा माय डियर? वॉल्यूम तो होगा इसका एरिया। देखो क्या ये पूरा सर्कल का एक 1/4 है? तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 1 का स्क्वायर इंटू विड्थ 1। तो ये कितना है माय डियर? पाई बाई 4। वेट चाहिए, वेट का मतलब होता है इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो वेट कितना आएगा? देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सो वेट आएगा, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड कॉलम। कितना आएगा मेरे? सो आएगा पाई बाई 4 इंटू रो जी। सो आएगा रो जी, पाई रो जी बाई 4। क्या हॉरिजॉन्टल मिल गया? वर्टिकल मिल गया? मिल गया साहब। क्या नेट मिल जाएगा? जी हाँ, वेरी गुड, बहुत आसानी से मिलेगा। कैसे मिलेगा नेट? देख लो। हा। सो नेट फोर्स चाहिए ना मेरे को, देखिए। सो एफ नेट आएगा, एफ नेट विल कम आउट टू बी एफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर अंडर रूट, यानी रो जी बाई 2 का स्क्वायर अपॉन दिस। तो देखो रो जी यहाँ भी, रो जी यहाँ भी। करूँ मैं? दोनों का स्क्वायर करके निकालो तुम खुद से। रो जी 2 भी यहाँ भी, 2 यहाँ निकाल दो। तो ये आएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ बच क्या गया? पाई बाई 2। सो पाई स्क्वायर बाई 4। सो ये आएगा माय डियर रो जी बाई 2 अंडर रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। सो 4 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। 4 को बाहर निकाल लो तो ये आ जाएगा माय डियर, आई थिंक रो जी बाई 4 अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। दिस इज आंसर। नहीं आया? क्या बोलो, बात समझ में आया? तो कर्व सरफेस के लिए भी वही जो 2 नोट्स लिखा है वही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो उसका वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया निकालो, उस पर फोर्स निकालो,
और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना तो उसके ऊपर वेट कितना है फ्लूइड का वो देखो और निकालो, ठीक है। और आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम मिलने वाले हैं अभी, आप उसको करेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर टुडे।